मैनेजमेंट ऑफ COPD। मैनेजमेंट की जब भी किसी डिसीज की बात होती है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स इन्वेस्टिगेशंस एंड ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करा सकते हैं, और फिर हम लोग देख लेंगे कि ट्रीटमेंट पार्ट पे होलिस्टिक अप्रोच से कैसे हम लोग दोनों कंडीशंस को कंबाइंड वे में ट्रीट कर सकते हैं। जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन की बात हो, मैंने सबसे पहले कहा था कि जब भी आप कोई भी ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी डिसीज पढ़ोगे तो आप ये देखोगे स्पायरोमेट्री इज गोल्ड स्टैंडर्ड। लिख लेते हैं इन्वेस्टिगेशंस। First thing is pulmonary function test. Pulmonary function test PFT कराएंगे by spirometer, therefore known as spirometry. सब कुछ हम लोगों ने देख लिया था कि अगर किसी को ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज हो रही है तो हमने ये कहा था इंस्पिरेशन तो किसी तरह से हो जाएगा, एक्सपिरेशन बीइंग अ पैसिव प्रोसेस विल बी मोर अफेक्टेड। तो एक्सपिरेशन थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो सकता है ऐसे पेशेंट्स में। तो यहाँ पे अगर पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट की बात करें तो मैंने सबसे पहले कहा था फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, ये आपका 80% जो भी उस एज ग्रुप के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड होगा उससे कम हो जाएगा। तो लिख लेते हैं इसमें सबसे पहला पॉइंट, फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम 1 विल बी डिक्रीज्ड, और ऑब्स्ट्रक्टिव होने के लिए इसको लेस देन 80% होना जरूरी है। अब इससे कितना ज्यादा और कम हो जाएगा इसके बेसिस पे हम लोग बताएंगे कि कितना सीवियर COPD है उसको, फिर उसको उसी तरीके से कैटेगराइज करके उसको ट्रीट भी करेंगे। अब देखिए, अगर वो एक्सपायर नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली तो इसका मतलब है कि जितना हम लोगों ने कहा था एक फोर्सफुल इंस्पिरेशन लेके जितनी एयर आप बाहर निकाल सकते हो दैट इज वाइटल कैपेसिटी। यहाँ पे देखा जाता है वाइटल कैपेसिटी भी कम हो जाती है। वाइटल कैपेसिटी विल ऑल्सो बी डिक्रीज्ड। ये भी हम लोग बिल्कुल समझ गए हैं, है ना, क्योंकि यहाँ एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम हो रही है। कितना भी हम इंस्पायर कर लेंगे इतना इजी नहीं है एक्सपायर करना। इसके अलावा हम लोगों ने कहा था FEV1 और फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी का रेशियो 70% से कम हो जाना चाहिए। लिख लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, FEV1 बाई फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी इज डिक्रीज दैट इज लेस देन 70%। मैंने बताया भी था कि लगभग मोर और लेस ये तीनों कंडीशंस आपकी ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीजेज में मिलती हैं। इनके अलावा मैंने आपसे कहा था कि जो एयर हम लोग कभी एक्सपायर नहीं कर सकते उसको हम लोग रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। तो यहाँ एक्सप्रेशन में ही प्रॉब्लम है क्योंकि वो पैसिव प्रोसेस है, तो यहाँ रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और इसके अलावा मैंने कहा था फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है कि टाइडल वॉल्यूम के ऊपर हम लोग जो एक्सपायर करते हैं तो वो भी क्योंकि एक्सपिरेशन में प्रॉब्लम है तो वो भी उतना बाहर नहीं निकाल सकते। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बढ़ जाएगा, रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ जाएगा, फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम कम हो जाएगा क्योंकि जो कुछ भी हम लोग इंस्पायर कर रहे हैं उसको बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। तो टोटल लंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी क्योंकि धीरे धीरे एयर एक्यूमुलेट हो रही है आपके लंग्स में। देख लेते हैं, इनके अलावा कुछ पैरामीटर्स की बात हम लोगों ने और किया था, जैसे रेजिडुअल वॉल्यूम, ये भी आपका इंक्रीज हो जाएगा, विल बी इंक्रीज्ड। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था आपका फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ये भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। अभी इसको एक्सप्लेन भी कर दिया जाएगा। इसके अलावा क्योंकि इंस्पायर तो इंसान कर पा रहा है, एक्सपायर नहीं कर पा रहा है, तो धीरे धीरे लंग्स आपके इन्फ्लेट होते जाएंगे। उस कंडीशन में आपका टोटल लंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगा, टोटल lung capacity will be increased। देखिए, हम लोगों ने कहा था कि किसी का जो टाइडल वॉल्यूम होता है दैट इज 500। चलिए यहाँ पे हम लोग टाइडल वॉल्यूम बना लेते हैं, ये इतना अमाउंट ऑफ एयर आपका 500 है। इसके अलावा हम लोगों ने कहा था कि इसको अगर हम लोग
बहुत ज्यादा इंस्पायर करेंगे, तो इस चीज को हम लोग कह देते थे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि 3 लीटर होता था या 3000 ml। चलिए, हम लोगों ने ये भी बात की थी कि कितना हम लोग फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर सकते हैं, इसको हम लोगों ने कह दिया था एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये आपका 1100 ml था। इसके बाद भी जो लंग में बच जा रही थी एयर, इसको हम लोग कह देते थे 1200 ml था, और ये रेजिडुअल वॉल्यूम था। आप देख पा रहे हो कि एक्सपिरेशन में प्रॉब्लम है, यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, और रेजिडुअल वॉल्यूम आपका बढ़ता जा रहा है। इसको हम लोग क्या कहते थे? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, और ये आपका रेजिडुअल वॉल्यूम है। तो आप देख पा रहे हो, क्योंकि हम लोग एयर एक्सपायर करके बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो एयर एक्यूमुलेट होती रहेगी, तो ये दोनों चीजें आपकी बढ़ती रहेंगी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी बढ़ गया। इन सारी चीजों को मिला के आप कहते हो कि टाइडल वॉल्यूम, सॉरी, टोटल लंग कैपेसिटी। आप देख रहे हो अगर रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ेगा और ये वॉल्यूम इकट्ठा होता जाएगा, तो आपका टोटल लंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगा। तो अगर यहाँ पे समराइज किया जाए तो हमारा केवल एक्सपिरेशन पार्ट ज्यादा हैम्पर्ड है। हम लंग से एयर बाहर नहीं निकाल पाएंगे, तो वो एयर अंदर इकट्ठी होती जाएगी, चाहे वो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो, चाहे रेजिडुअल वॉल्यूम हो। ठीक है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बाहर नहीं निकल पाएगा, तो ये एयर भी रेजिडुअल वॉल्यूम को बढ़ाती रहेगी धीरे धीरे। तो इसकी वजह से रेजिडुअल वॉल्यूम जब बढ़ जाएगा तो आपका टोटल लंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बढ़ जाएगा, और आपका रेजिडुअल वॉल्यूम खुद बढ़ जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। एक्सपिरेशन बीइंग अ पैसिव प्रोसेस, एक्सपिरेशन बीइंग अ पैसिव प्रोसेस is affected more. So more and more air is left in both lungs. So lungs are usually overinflated. ओवरइन्फ्लेटेड से कोई फायदा नहीं, क्योंकि फ्रेश एयर तो आ नहीं रही है। फ्रेश एयर नहीं आ रही होगी तो ऑक्सीजन एक्सचेंज बेटर नहीं होगा और इंसान हाइपोक्सिक होगा, ब्रेथलेसनेस होगा। ओवर इन्फ्लेटेड। चलिए, यहाँ पे हम लोग रेजिडुअल वॉल्यूम को पकड़ लेते हैं। देयरफॉर रेजिडुअल वॉल्यूम इज मच इंक्रीज्ड। अब जब आप टोटल लंग कैपेसिटी की बात करते हैं, तो इसमें भी रेजिडुअल वॉल्यूम आता है। टोटल लंग कैपेसिटी, यहाँ पे आपका आता है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रेजिडुअल कैपेसिटी था ये। तो जहां जहां पे रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ेगा, वहां वहां वाला पैरामीटर आपका बढ़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इस वजह से टोटल लंग कैपेसिटी बढ़ गया। रेजिडुअल वॉल्यूम पहले ही हम लोगों ने देख लिया था। और जो आपका फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी होता है, वो होता है एक्सपिरेटरी रिजर्व कैप वॉल्यूम, सॉरी, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, है ना। यहाँ पे रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको समराइज कर लेते हैं, कुछ ज्यादा ही इजी है ये, बस ढेर सारे पैरामीटर से हम लोग डील कर रहे हैं। सबसे पहला काम करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं FeV1 लेस देन 80%। नो डाउट कई दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं। दूसरा कर लेते हैं FeV1 डिवाइडेड बाई वाइटल कैपेसिटी या फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी लेस देन 70%। अब यहाँ पे थर्ड लाइन लिख लेते हैं कि रेजिडुअल वॉल्यूम काफी ज्यादा बढ़ गया है, इंक्रीज्ड, देयरफॉर TLC एंड forced vital, sorry, forced residual capacity also increased, also increased। सो PFT के बारे में अगर हम लोग बात करें या स्पायरोमेट्री के बारे में बात करें, इतने पैरामीटर्स हम लोग इजीली देख सकते हैं और इजीली बता सकते हैं कि ये चीजें डिरेंज होंगी। एक बार फिर से देख लेते हैं।
सबसे पहले हम लोगों ने मैनेजमेंट पार्ट पे देखा कि हम लोग इन्वेस्टिगेट करना चाहेंगे। ऑब्स्ट्रक्टिव प्रॉब्लम है तो उस तरह से हम लोग पीएफटी से इसको रूल आउट भी कर सकते हैं। तो स्पायरोमीटर से हमने देखा फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम आपका लेस देन 80% है एक्सपेक्टेड का। वाइटल कैपेसिटी भी कम होगा लेकिन ये ज्यादा कम हो जाएगा, तो जो रेशियो है वो आपका आ जाएगा लेस देन 70%। अब आप देख लीजिए रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो जितने भी पैरामीटर्स में रेजिडुअल वॉल्यूम ऐड होके बनता है वो सारे पैरामीटर्स आपके ज्यादा हो जाएंगे। रेजिडुअल वॉल्यूम इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि एक्सप्रेशन हम जितना करना चाहिए था उतना शायद नहीं कर पा रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा गैस आपके एल्विलाई में इकट्ठा हो रही है। तो हमने देख लिया रेजिडुअल वॉल्यूम इन दोनों वाइटल कैपेसिटीज में, इन दोनों लंग कैपेसिटीज में यूज होता है। ये दोनों रेजिडुअल वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से बढ़ गए और रेजिडुअल वॉल्यूम खुद भी बढ़ गया था। तो जब हम समराइज करते हैं तो ये तीन चीज बढ़ जाती हैं, ये तीन चीज आपकी कम हो जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया था कि हम लोग स्पायरोमीट्री भी कर सकते हैं। लिख लीजिए, सॉरी, एबीजी एनालिसिस। बी इज arterial blood gas एनालिसिस। हम लोगों ने सबसे पहले देख लिया था कि अगर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होगा, लिख लेते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, तो सबसे पहले आपका क्या होगा, PaO2 आपका कम हो जाएगा। इसकी वजह से सबसे पहले आपको मिलेगा टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर, टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर। इसी टाइप से फिर आगे चल के जब ज्यादा सीवियर हो जाएगा, सेकेंड PaO2 तो कम है ही, PCO2 आपका ज्यादा बढ़ गया, तो इसकी वजह से दोनों आपके डिरेंज हो गए हैं, तो हम लोग कह देते हैं टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर। जहां तक मैनेजमेंट की बात हुई, यहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन दे देंगे। यहाँ पे हम लोगों को शायद मैनेजमेंट के पार्ट पे वेंटिलेटर या मैकेनिकल वेंटिलेशन की जरूरत पड़े। ये भी काफी इजी था। एम्फाइसीमा की अगर बात की जाए तो थोड़ा बहुत ऑक्सीजन कम होगा और थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा। लिख लेते हैं एम्फाइसीमा में, क्योंकि एयर यहाँ पे आ सकती है आराम से, कोई म्यूकस प्लग वगैरह नहीं है। PaO2 थोड़ा सा कम होगा, PCO2 थोड़ा सा ज्यादा होगा। ओनली माइल्डली अफेक्टेड, माइल्डली अफेक्टेड। ये आपका स्पायरोमेट्री का पार्ट हो गया। तो जहां तक हम लोगों की जांच की बात की जाए तो हम लोगों ने पहले भी कहा था कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है वो स्पायरोमेट्री ही होता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि धीरे धीरे ऑक्सीजन जो है या एयर जो है लंग में इकट्ठा हो जा रही है, आप उसको स्पेल या ब्रीद आउट नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि हार्ट धीरे धीरे, क्योंकि लंग्स हाइपर इन्फ्लेट हो रहे हैं तो हार्ट बीच में फंस जाता है। ठीक है, दोनों तरह से उस पर प्रेशर आता है। तो जब एक्सरे कराते हो तो एक्सरे में आपको ट्यूबुलर हार्ट मिलता है। नेक्स्ट चीज लिख लेते हैं एक्सरे, चेस्ट एक्सरे। ड्यू टू हाइपर इन्फ्लेशन of lungs we get tubular heart। अगर लंग्स ज्यादा इन्फ्लेट हो जाएंगे, एक एक्सरे भी आपको दिखा दिया जाएगा, तो उसमें क्या होगा, आप हार्ट को दोनों तरफ से कंप्रेस कर दोगे। तो हार्ट जो नॉर्मली जो उसका एपेक्स आपका या जो नॉर्मल हार्ट की शैडो होती है उससे थोड़ा सा कम दिखेगी, क्योंकि ओवरलैपिंग आपके लंग्स की शैडो दिखने लगेगी। ऐसे लगेगा कि नॉर्मल शेप के बजाय हार्ट ट्यूबुलर हो गया है, सिलिंड्रिकल हो गया है। एक बार फिर से हम लोग इन्वेस्टिगेशन रिवाइज कर लेते हैं। कुछ भी हमने इसमें टफ नहीं पढ़ा है, बहुत ही सिंपल इन्वेस्टिगेशन और पहले भी हम पढ़ चुके हैं, देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड अबाउट पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। यहाँ पे हम लोगों ने स्पायरोमीटर की हेल्प ली थी, और जब स्पायरोमेट्री की तो क्योंकि एक्सपिरेशन हैम्पर्ड था, एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन फर्स्ट सेकेंड कम रहा क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगा ऑब्स्ट्रक्शन को ओवरकम करने में। दूसरी चीज हम लोगों ने देखी वाइटल कैपेसिटी भी कम रही, क्योंकि वाइटल कैपेसिटी भी वही है कि जितनी एयर हम लोग निकाल सकते हैं। एक्सपिरेशन हैम्पर्ड है तो ये भी कम हो जाएगा।
नॉर्मल आपको बताया जा चुका है कि 4.8 लीटर होता है। अगर इन दोनों का रेशियो देखा जाए, ये और कम हो जाएगा, लेस देन 70%। और फिर हमने बात की, क्योंकि हम एक्सपायर प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं, तो जो रेजिडुअल वॉल्यूम लंग में बचता है ये बढ़ता जाता है। अगर रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ रहा है तो जिन सारे लंग कैपेसिटीज में आपका रेजिडुअल वॉल्यूम ऐड होता है वो सारे पैरामीटर्स बढ़ जाएंगे। यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया था, अगर किसी की फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी नापते हैं या किसी की टोटल लंग कैपेसिटी नापते हैं तो उसमें रेजिडुअल वॉल्यूम को हम लोग ऐड करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया था, इस वजह से रेजिडुअल वॉल्यूम, टोटल लंग कैपेसिटी और फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी बढ़े हुए मिलते हैं, बाकी सारे पैरामीटर्स कम मिलते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने एक दिन पढ़ा था एबीजी गैस एनालिसिस। इसमें हम लोगों ने देखा था कि जब भी हम किसी का ब्लड गैस एनालिसिस करते हैं तो वेन से ब्लड ना लेके आर्टरी से लेते हैं, ठीक है, एक हेपेनाइज्ड सिरिंज में। फिर इसमें हम लोग देखते हैं कितना ऑक्सीजन, कितना कार्बन डाइऑक्साइड, क्या वहाँ का पीएच है, ठीक है, ये सब चीज हम कितना बाइकार्ब है, ये सब हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मेनली ये चीज देखेंगे कि पीएओ2 कम हो जाएगा और पीएसीओ2 ज्यादा हो जाएगा। अगर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की बात करें तो पीएओ2 काफी कम हो सकता है, जो कि आगे चल के टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर में जा सकता है। और ज्यादा अगर डिसीज प्रोग्रेस हो जाती है तो पीएसीओ2 भी आपका ज्यादा हो जाएगा। इसकी वजह से टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। मतलब दोनों कंपोनेंट आपके गैसियस डिरेंज हो चुके हैं। एम्फाइसीमा की बात किया जाए तो ऑब्स्ट्रक्शन एज सच नहीं होता है इंस्पिरेशन के समय, क्योंकि जो म्यूकस वगैरह है उसकी पैथोलॉजी नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम आपके बिलो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, मतलब रेस्पिरेटरी यूनिट्स हैं जो एकदम डिस्टेंड हो गई हैं, अब वो वापस रिक्वाइल नहीं कर पा रही थी। यहाँ पे फिर हमने चेस्ट एक्सरे कराया, क्योंकि बार बार हम देख रहे हैं रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। तो चेस्ट आपके हाइपर इन्फ्लेटेड हो जाएंगे। हाइपर इन्फ्लेटेड चेस्ट होंगे तो हार्ट बीच में कंप्रेस हो जाएगा, एक ट्यूबुलर हार्ट मिल सकता है, जितनी हार्ट की शैडो मिलनी चाहिए उससे कम मिलेगा। इसके अलावा हम लोग मैनेजमेंट पार्ट पे देख लेते हैं। मैनेजमेंट कुछ ज़्यादा ही ईजी है। कल मैंने आपको एक टेबलेट दिखाई थी, कुछ डॉक्टर्स लोग डेरिफाइलिन दे देते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट कुछ ड्रग्स हैं वो सब आउटडेटेड थी। तो हम लोग देख लेते हैं मैनेजमेंट ऑफ सीओपीडी। ट्रीटमेंट एज पर सीवियरिटी। देखिए, एक गोल्ड स्टेजिंग होती है सीओपीडी मैनेजमेंट का, ठीक है। गोल्ड का मतलब होता है ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज। लिख लेते हैं, गोल्ड स्टेजिंग फॉर गोल्ड स्टेजिंग फॉर सीओपीडी एंड मैनेजमेंट एंड इट्स मैनेजमेंट। गोल्ड का जो फुल फॉर्म होता है लिख लेते हैं, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज, जीओ, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज। इन्होंने कुछ इस तरीके से बना लिया है गोल्ड, ठीक है। तो इसको हम लोग गोल्ड स्टेजिंग कहते हैं। तो डिपेंड करता है कि किस स्टेज में इंसान है, जो उसकी प्रॉब्लम है उसको किस स्टेज में हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कैसे ट्रीट कर सकते हैं देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत ही इजी ट्रीटमेंट है, और अभी कुछ आप लोगों को मेडिसिन में शो भी कर दूंगा। तो स्टेज यहाँ पे लिख लेते हैं, और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिख लेते हैं। यहाँ पे मैनेजमेंट लिख लेते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे स्टेज 0 है, ठीक है, मतलब पेशेंट एट रिस्क है, जैसे वो बहुत ज्यादा सिगरेट वगैरह पीता हो, लिख लेते हैं, या जेनेटिक हिस्ट्री हो 0, एट रिस्क पेशेंट्स, एग्जाम्पल स्मोकर्स, और जिनमें साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कफ विद स्प्यूटम हो,
साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कफ विद स्प्यूटम। ठीक है, हिस्ट्री से आपको मिल रहा हो, इन्वेस्टिगेशन आप कराओ तो नॉर्मल आए, लिख लेते हैं स्पायरो, बट स्पायरोमेट्री इज नॉर्मल, स्पायरोमेट्री इज नॉर्मल। तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोग कहेंगे भाई स्मोकिंग बंद करो। अगर आप किसी पॉल्यूशन या कहीं गोल्ड माइन या किसी जगह पे भी वर्क करते हो जहाँ पे डस्ट वगैरह ज्यादा हो, तो उन सब चीजों से आप दूर रहिए। तो लिख लेते हैं, क्योंकि स्मोकिंग सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है। अवॉइड स्मोकिंग एंड अदर रिस्क फैक्टर्स, स्मोकिंग एंड अदर रिस्क फैक्टर्स। बहुत ही इजी रहा। अब नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं हम लोग, स्टेज 1। अब जो हम लोग पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं वो आपका डिरेंज होने लगा है, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, स्टेज 1। फिर इसी टाइप से हम लोग 4 स्टेजेस में इसको डिवाइड कर देते हैं। तो जो स्टेजिंग है वो रोमन लेटर से है, तो हम लोग इसको रोमन लेटर में लिख लेते हैं। स्टेज 1, ठीक है। अभी तक ये एट रिस्क था, थोड़े बहुत साइन एंड सिम्टम्स थे, ठीक है। अब इसमें ऐसा हो रहा है कि थोड़ी सी डिसीज माइल्ड हो गई है, कभी कभी ब्रेथलेसनेस भी होने लगी है ऐसे इंसान को, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि माइल्ड सीओपीडी, माइल्ड सीओपीडी। आपका FeV1 कम हुआ है, लेकिन अभी भी वो 80 से ज्यादा है, 100% नहीं है, लेकिन 80% से ज्यादा है, लिख लेते हैं FeV1। ऐसा नहीं कि 100% है, लेकिन 80% से ज्यादा है, मोर देन 80%। तो अभी क्लियर कट ऑब्स्ट्रक्टिव नहीं है, लेकिन हाँ जैसे 85 हो सकता है, 90 हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं, जैसे एज्मा में देते थे शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट साबा, है ना, लिख लेते हैं साबा, मतलब शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, बीटा 2 एगोनिस्ट। इसमें आपका क्या आ जाता है, सालब्यूटामॉल, एग्जाम्पल सालब्यूटामॉल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसे नेबुलाइज करेंगे तो एस्थेलिन नाम से आता है, एग्जाम्पल एस्थेलिन, ये मार्केट नेम है। ये सब अभी बाद में हम लोग कुछ रेस्प्यूल्स देखेंगे तब डिस्कस कर लेंगे। किसी को हम लोग इनहेलर दे सकते हैं, किसी को हम लोग नेबुलाइज भी कर सकते हैं। माइल्ड डिसीज है तो इनहेलर ले ले, अगर बहुत सीवियर डिसीज हो जाता है, क्योंकि इंसान फिर एयर बहुत फोर्सफुली इंस्पायर नहीं कर सकता है, तो इनहेलर वो ले नहीं पाया शायद, तो हम लोग उसको नेबुलाइज करते हैं। चलिए हम लोग स्टेज 2 की तरफ चलते हैं। अब ग्रॉसली यहाँ पे FeV1 आपका कम आएगा, देख लेते हैं स्टेज 2 में। अब आप लोग कहते हो मॉडरेट COPD, यहाँ पे आप लोग देखोगे फोर्सफुल एक्सपिरेटरी वॉल्यूम आपका अब लेस देन 80% हो जाएगा, लेस देन 80%। लेकिन क्योंकि हम लोगों को और सीवियर भी देखना है, तो यहाँ पे एक रेंज देख लेते हैं 50 to 80%, ठीक है। वहां तक नॉर्मल था, अब यहाँ पे 50 to 80% हो गया, जो भी प्रिडिक्टेड वैल्यू है। अब देख रहे होगे ब्रेथलेसनेस या उसको प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा हो रही होंगी, तो बार बार उसको शॉर्ट एक्टिंग देने के बजाय हम लोग इसको लाबा दे सकते हैं, लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, ठीक है। लिख लेते हैं लाबा, दैट इज लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। अब देखिए हो सकता है यहाँ पे भी काम ना चले, तो हमने बताया था आप लोगों को कि यहाँ पे हमें ब्रोंको डायलिटेशन कराना है, तो यहाँ पे या तो हम लोग बीटा 2 एगोनिस्ट दे दें, या तो हम लोग एंटी पैरासिम्पैथेटिक ड्रग दे दें, जैसे एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग्स दे दें, लिख लीजिए प्लस माइनस एंटी कॉलिनर्जिक्स, एग्जाम्पल इप्राट्रोपिन। अभी डिटेल में चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने केवल साबा से काम चला लिया था कि भाई जब उसे ब्रेथलेसनेस हो रहा है तो उसको हम लोग इनहेलर दे देते थे या नेबुलाइज कर सकते थे। लेकिन आगे चल के जब आपका FeV1 काफी कम हो गया, मतलब 50 to 80% के बीच में आ गया, तो हमको देना पड़ा, क्योंकि फ्रीक्वेंटली देना पड़ता था। ये लॉन्ग एक्टिंग है तो कम फ्रीक्वेंटली देना पड़ेगा। अगर इससे आराम नहीं हो रहा है तो हमें अब
एक एड ऑन ड्रग ऐड करनी पड़ेगी, एंटीकोलिनर्जिक्स। सिंपैथेटिक सिस्टम जो होता है वो ब्रोंकोडायलिटेशन कराता है, पैरासिम्पैथिक कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एंटी पैरासिम्पैथेटिक ड्रग दे दिया है, मतलब एंटी कोलिनर्जिक ड्रग दे दिया है। ठीक है, इसके अलावा इप्राट्रोपियम, टायाट्रोपियम, ढेर सारे होते हैं, उसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं, और इनफैक्ट इप्राट्रोपियम ज्यादा यूज है। चलिए और एक स्टेप आगे चलते हैं, स्टेज 3। यहाँ पे हम लोग कह देते हैं सीवियर सीओपीडी, सीवियर सीओपीडी। और यहाँ पे जो FEV1 है वो और कम हो गया, ये हो गया आपका 30 to 50%। अब जो स्टेज 4 होगा उसमें डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे लेस देन 30%। तो यहाँ पे आपको अब स्टीरॉइड ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, स्टीरॉइड आपको इनहेलेशनल ही ऐड करना है, जैसे वहां पे आप नेबुलाइज या इनहेलर से दे रहे थे, लिख लेते हैं ऐड। ऊपर वाला तो देंगे ही, उसके अलावा क्या देंगे, ऐड इनहेल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इनहेल्ड देते हैं तो पूरी बॉडी में नहीं जाता, केवल लंग में जाता है जहां इसकी जरूरत है, तो बाकी साइड इफेक्ट्स नहीं आएंगे जो हम लोग ओरली लेते हैं दवा। लेकिन अगर इनहेल्ड से काम नहीं चल पा रहा है तो हम लोगों को ओरल स्टेरॉइड भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग ब्यूडेसोनाइड, जो सबसे ज्यादा यूज होता है, ब्यूडेसोनाइड, और फ्लूटिकासोन, फ्लूटिकासोन। स्टेरॉइड आप लोगों ने फार्मा में डिटेल में पढ़ा होगा। अब देखिए अगर इतने से काम चल गया तो हम लोग ये दे देंगे और ये दे देंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम लोग साइड इफेक्ट बचाने के लिए इसको इनहेलेशनल मेथड से ज्यादातर दवा दे रहे हैं कि लंग्स में भाई चली जाए, पूरी बॉडी को क्यों एक्सपोज करें उस ड्रग से। लेकिन अगर इससे काम नहीं चलता तो हम लोग प्लस माइनस ओरल स्टेरॉइड्स देंगे, लिख लेते हैं प्लस माइनस ओरल स्टेरॉइड्स। ओरल स्टेरॉइड्स की बात अगर किया जाए तो ओरल स्टेरॉइड से हम लोग जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो प्रेडनिसोलोन होता है या वाइसोलोन, प्रेडनिसोलोन। इसका मार्केट नेम होता है वाइसोलोन या ओमनाकॉर्टिल। 30 to 60 मिलीग्राम पर डे। ठीक है, इतना इसको दे सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा था, सबसे पहले हमने साबा दिया, मतलब शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। उसके बाद हम लोगों ने लाबा दे दिया, प्लस माइनस एंटीकोलिनर्जिक्स जैसे इप्राट्रोपियम वगैरह था। लाबा में हम लोग देखते हैं कि सालमिट्रॉल और फॉर्मिट्रॉल होता है, लिख लेते हैं एग्जाम्पल सालमिट्रॉल, वहां सालब्यूटामॉल था, फॉर्मिट्रॉल। तो इस तरीके से हमने देखा, पहले साबा पे थे फिर लाबा पे आ गए। अब जहां लाबा दे रहे हैं यहाँ साबा भी नहीं देंगे, यहाँ लाबा से काम चल जाएगा, प्लस माइनस एंटीकोलिनर्जिक्स देंगे। चलिए स्टेज 2 वाली ड्रग्स हम दे रहे थे, उससे कंट्रोल नहीं हुआ, एजमा सॉरी सीओपीडी और सीवियर हो गया, तो अब हम लोगों को स्टेरॉइड की हेल्प लेनी पड़ेगी। साइड इफेक्ट कम हो इसलिए हम लोग सबसे पहले इनहेलेशनल से ही शुरू करेंगे, अगर कंट्रोल हो जाता है तो फर्दर ड्रग नहीं देंगे, नहीं कंट्रोल होगा तो ओरल स्टेरॉइड्स देना शुरू करेंगे। इसके अलावा अब स्टेज 4 देख लीजिए। स्टेज 4 की अगर बात करें तो हम लोग इसको कह सकते हैं सीवियर सीओपीडी। यहाँ जो आपका FEV1 है वो और कम हो जाएगा, कम होके लेस देन 30% हो जाएगा। आपको ये भी बताया गया था कि ऐसे पेशेंट्स में राइट हार्ट फेलियर हो सकता है जिसकी वजह से एडिमा हो सकता है, हमने कहा भी था कि इसीलिए हम लोग ब्लू ब्लॉटर्स कहते हैं, लिख लीजिए प्लस माइनस राइट वेंट्रिकुलर फेलियर्स, ब्रैकेट में लिख लीजिए, याद आ जाएगा ब्लू ब्लॉटर्स। ठीक है, इतनी चीजें हो गई आपकी। अब यहाँ पे केवल नेबुलाइजेशन, केवल ड्रग से काम नहीं चलेगा। अब ये टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर तक शायद पहुंच चुका हो, तो यहाँ पे हम लोगों को ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा पेशेंट को, और जो मैनेजमेंट राइट वेंट्रिकुलर फेलियर का हम लोग पढ़ रहे थे CHF का, वो करना पड़ सकता है, और वेंटिलेटर असिस्टेंस लेना पड़ सकता है, लिख लेते हैं। ये सब हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है, अगर रेस्पिरेटरी फेलियर होगा तो मैकेनिकल वेंटिलेशन या वेंटिलेटरी सपोर्ट दे सकते हैं। यहाँ लिख लेते हैं ऑक्सीजन थेरेपी प्लस मैकेनिकल वेंटिलेशन। एग्जाम्पल
वेंटिलेशन एग्जाम्पल वेंटिलेटर, या बाईपैप भी लगाते हैं, लेकिन मैकेनिकल वेंटिलेशन एग्जाम्पल बाईपैप, ये सब हम लोग पढ़ेंगे कभी। और वेंटिलेटर। राइट हार्ट फेल हो गया है तो ट्रीटमेंट ऑफ प्लस माइनस ट्रीटमेंट ऑफ CHF, ट्रीटमेंट ऑफ राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, है ना, डायूरेटिक वगैरह यहाँ दे सकते हैं। देखिए ये तो आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गया। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, ओरल बीटा 2 एगोनिस्ट भी दे सकते हैं, जैसे ओरल स्टेरॉइड दे रहे थे। इसके अलावा मिथाइल ज़ैंथीन्स भी दे सकते हैं। फाइनल लाइन लिख लीजिए, एड मिथाइल ज़ैंथीन्स, जो हम लोग डेरिफाइलिन की बात कर रहे हैं, मिथाइल ज़ैंथीन्स एंड ओरल बीटा 2 agonists when required। ठीक है, कहने की बात नहीं है, यहाँ पे जो हम लोग बीटा 2 और साबा लाबा की बात कर रहे हैं, ये सब इनहेलेशनल हैं। इनहेलेशनल मतलब यहाँ पे हम लोग या तो नेबुलाइज कर रहे हैं या तो उसको इनहेलर से दे रहे हैं, इनहेलेशनल। ठीक है, अगर इन सब से काम नहीं चला तो हम लोग टेबलेट आप दे सकते हो साल्ब्यूटामॉल का, एस्थेलिन नाम से आता है, सिरप भी दे सकते हो आप एस्थेलिन का। तो हम लोगों ने देखिए सीक्वेंशियल अगर देखा जाए तो सबसे पहले एट रिस्क पेशेंट में हमने कह दिया कि रिस्क फैक्टर आप अवॉइड करिए। दूसरी कंडीशन में हमने देख लिया माइल्ड COPD है, कभी कभी उसे ब्रेथलेसनेस हो रही है, लेकिन जब जांच कर रहे हैं तो FEV1 कम हुआ है, लेकिन जो हम लोग क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज का कट ऑफ रखते हैं अभी उससे ऊपर है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया है कि साबा से काम चल जाता है ना। साबा कैसे देंगे, नेबुलाइज कर सकते हैं, मतलब इनहेलेशनल रूट से देंगे, या हम लोग इसको इनहेलर के थ्रू कह देंगे, पेशेंट खूब तेज इंस्पायर करके ले ले। इसके अलावा मॉडरेट हो गया तो साबा को अब छोड़ दीजिए, अब लाबा की जरूरत है। प्लस माइनस हम लोगों को एंटी कोलिनर्जिक्स देना पड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं इप्राट्रोपियम या टायाट्रोपियम। और ज्यादा सीवियर हो गया तो जो टाइप स्टेज 2 में दे रहे थे वो तो दोगे ही, उसके अलावा हम लोगों को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ऐड करना पड़ेगा। इनहेलेशनल देंगे, मतलब इसको भी या तो इनहेलर से देंगे या तो निबुलाइज कराएंगे। काम नहीं चलेगा तो प्लस माइनस ओरल स्टेरॉइड भी स्टार्ट करना पड़ेगा, जिसमें प्रेडनिसोलोन या वाइसलोन ड्रग ऑफ चॉइस है। और ज्यादा सीवियर हो गया तो अब आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। मैकेनिकली क्योंकि सांस खींच नहीं पा रहा है तो आपको मैकेनिकली उसे सांस देना पड़ेगा, बाईपैप या वेंटिलेटर से। और राइट वेंट्रिकल अगर फेल हुआ है तो डायूरेटिक वगैरह या एस इनहिबिटर वगैरह भी आपको ऐड करना पड़ेगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है मिथाइल ज़ैंथीन्स, आपको कल टेबलेट दिखाई थी, आज फिर से दिखाया जाएगा। मिथाइल ज़ैंथीन्स देख लेते हैं, हम लोगों ने एक दिन फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर्स भी पढ़े थे। मिथाइल ज़ैंथीन्स, तो एक दिन हम लोगों ने फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर पढ़ा था, हमने कहा था जहां भी ये जाते हैं हार्ट के अलावा हर चीज को ये रिलैक्स करवा देते हैं, हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराते थे तो आइनोट्रोपिक एक्टिविटी होती थी। यहाँ पे ब्रोंकियल मसल्स को रिलैक्स करवा देंगे, तो लिख लेते हैं these are type, mainly type 4 phosphodiesterase inhibitors। ठीक है, एक दिन हम लोगों ने पढ़ा था phosphodiesterase inhibitors। तो सिंपल हम लोग कह देते हैं PDE4 इनहिबिटर्स। तो जहां पे भी फॉस्फोडाइस्ट्रेज होते हैं तो वहां पे कुछ ना कुछ रिलैक्स होता रहता है, देयरफॉर दे कैन कॉज ब्रोंकोडायलेटेशन। एग्जाम्पल एमिनोफाइलिन, एमिनोफिलिन, थियोफिलिन, इटोफिलिन एसेट्रा एसेट्रा। तो अभी हम लोगों ने देखा है यहाँ पे हम लोग डेरिफाइलिन टेबलेट्स यूज करते हैं, टेबलेट डेरिफाइलिन 100 मिलीग्राम की, ठीक है, 1 टेबलेट BD, अगर उन सबसे कंट्रोल नहीं हुआ। इसके अलावा हम लोगों ने देखा है हम लोग ओरल बीटा 2 एगोनिस्ट भी दे सकते हैं, साल्ब्यूटामॉल या टर्बिटलिन का सिरप या टेबलेट भी दे सकते हैं।
अब देखिए अगर फॉस्फोडाइस्ट्रेस की बात किया जाए तो आपको मैंने बताया था फॉस्फोडाइस्ट्रेस 2 इनहिबिटर्स, सॉरी 3, चेक कर लीजिएगा आप लोग बाद में। तो मैंने कहा था इसमें आते हैं एमरीनोन और मिलनिनोन इनहिबिटर्स। अच्छा थोड़ा सा नॉन स्पेसिफिक होता है, 3 4 दोनों लिख लीजिए। इसमें मैंने कहा था ये बेस्ट ड्रग्स होते हैं CHF के लिए, लेकिन आईसीयूज में यूज करना बेटर है क्योंकि बहुत सीवियर हाइपोटेंशन भी कर सकते हैं। मिलरिनोन और एमरिनोन, ये फॉस्फोडाइस्ट्रेस 3 इनहिबिटर थे, ये यूज्ड इन CHF, यूज्ड इन CHF, है ना। ये आयनोडाइलेटर्स कहते थे, ये भी वेसल्स को डायलेट कर देते थे, डायलेट वेसल्स एंड आयनोट्रोपिक। याद करिएगा मैंने इसको कहा था पॉपुलर है काफी, नोन एज आयनोट्रोपिक है और डायलेट कर रहा है आयनोडाइलेटर। इसके अलावा मैंने कहा था फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 इनहिबिटर्स होते हैं, 5 इनहिबिटर्स। इसमें मैंने कहा था सिल्डेनाफिल, ड्रग यूज्ड फॉर इम्पोर्टेंसी, मार्केट नेम में वायग्रा नाम से आता है, वायग्रा, ठीक है। और एग्जांपल सिल्डेनाफिल, ये आपके पिनाइल वेन्स को डायलेट कर देगा, तो इम्पोर्टेंसी या इरेक्शन फेलियर में दे सकते हो, डायलेट्स पिनाइल वेन्स। therefore used in impotency, erectile dysfunction, या पल्मोनरी हाइपरटेंशन, क्योंकि पल्मोनरी वेसल्स को भी ये डायलेट कर देता है। ये इतना मैंने रिकैप बता दिया कि जो कि फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग मिथाइल ज़ैंथीन्स यूज कर लेते हैं। मिथाइल ज़ैंथीन्स भी फॉस्फोडाइस्ट्रेज 4-2 थोड़े बहुत नॉन स्पेसिफिक हैं, लेकिन ये ब्रोंकोडायलिटेशन कराते हैं। आइए देख लेते हैं जो हम लोग डेरिफाइलिन टेबलेट की बहुत बात करते हैं वो क्या चीज है। कल मैंने शायद इसका एक टेबलेट आपको दिखाया था, ये, हाँ, ये डेरिफाइलिन की टेबलेट है। इसमें 2 मिथाइल ज़ैंथीन्स होते हैं, एक इटोफिलिन और दूसरा थियोफिलिन। जो इटोफिलिन होता है वो 77 मिलीग्राम होता है, थियोफिलिन इक्विवेलेंट होता है 23 मिलीग्राम के। तो ओवरऑल ये आपका 100 मिलीग्राम ड्रग कंटेनिंग टेबलेट होता है। जैसा कि मैंने बताया फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर है, जहां पे भी फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर आप यूज करोगे वहां पे कुछ ना कुछ डायलेट होगा, चाहे बाकी वेसल्स की बात हो, चाहे पिनाइल वेसल्स की बात हो, चाहे ब्रोंकियल मसल की बात हो। यहाँ पे हम लोग ब्रोंकियल मसल को डायलेट करना चाह रहे थे, तो यहाँ पे हम लोगों ने डेरिफाइलिन टेबलेट का यूज किया, मतलब मिथाइल ज़ैंथीन। ये आपका इनहेलर है। इनहेलर में अगर आपने एस्थेलिन या ब्यूडेट कुछ भी ले लिया है तो आपको फोर्स से इसको खींचना पड़ेगा, लेकिन अगर आप बहुत सिक होगे, बहुत ब्रेथलेसनेस होगे तो आपका ये काम नहीं आएगा। ये आपका इनहेलर है ना। अगर आप बहुत सिक होगे तो आपको चाहिए होगा कि आप बेरली सांस ले रहे हो, कोई ड्रग आपको अंदर डिलीवर कर दी जाए, तो इसको हम लोग कहते हैं नेबुलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे खूब तेज हम लोग जेट ऑफ एयर पुश करते हैं, तो जो ड्रग होता है एरोसॉल के फॉर्म में इंसान इनहेल कर लेता है। अगर ज्यादा सिक है, एक्यूट एक्सासर्बेशन है या एक्यूट अटैक आ चुका है तो आप उसको नेबुलाइज करोगे। और आगे देख लेते हैं, कुछ शायद मैंने और भी कुछ स्लाइड्स ऐड किया है इसमें। ये पिंक पफर्स थे, ये भी मैंने आपको बता दिया था। एम्फाइसीमा में डिपेंड करता है कि कहाँ पे आपके लोअर रेस्पिरेटरी यूनिट्स डायलेटेड हैं, इसके बेसिस पे हमने पैन असाइनर कह दिया था, और इसके अलावा सेंट्री असाइनर कह दिया था। मैंने कह दिया था जो लोग स्मोक करते हैं उसमें सेंट्री असाइनर मिलता है, मतलब प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ एसाइनस आपका डैमेज होता है। तो स्मोकर्स में अगर किसी में अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी होती है तो उसमें पैन असाइनर होता है, पूरा का पूरा एसाइनस ही खराब हो जाता है। आइए मैं आपको कुछ और डायग्राम्स दिखा देता हूँ आज, ताकि थोड़ा सा आइडिया रहे। इतने सारे डायग्राम और देख लो। जब मैं कह रहा हूँ कि कोई रेस्प्यूल यूज करते हो, नेबुलाइज करते हो आप किसी को, है ना, इसके अलावा देखो इस तरीके से ढेर सारे रेस्प्यूल होते हैं।
तो रेस्प्यूल का मतलब कोई भी चीज लिक्विड के फॉर्म में हो और हम लोग इसको प्लास्टिक को यहाँ से रिमूव करके इसको नेबुलाइजेशन मशीन में डाल के और फिर एरोसॉल के फॉर्म में दे दें, तो इसको हम लोग कहते हैं रेस्प्यूल। रेस्प्यूल, ठीक है। तो एस्थेलिन रेस्प्यूल का मतलब यहाँ पे आपको साल ब्यूटामॉल है इसके अंदर, साल, ये सारे पिक्चर्स आपको मिल जाएंगे, साल ब्यूटामॉल 100 माइक्रोग्राम, ठीक है। तो जितना जरूरत होगी उतना आप उसको नेबुलाइज कर सकते हो, तो ये आपका रेस्प्यूल है। इसके अलावा आप देख सकते हो ये रेस्प्यूल को मैंने पूरा पूरा ले लिया है। अगर सालब्यूटामॉल की जगह आप लियोसॉल्ब्यूटामॉल यूज कर रहे हो, ये मार्केट में लिवोलिन नाम से आता है, 0.63 1.25 इतनी स्ट्रेंथ में आता है, डिपेंडिंग कि कितने पे पेशेंट को आराम मिल रहा है आप उतने से नेबुलाइज कर सकते हो। और देख लेते हैं, इसी टाइप से मैंने कह दिया थोड़ा लॉन्ग एक्टिंग भी होते हैं। तो लॉन्ग एक्टिंग में आप लोग देख रहे हो फॉर्मिट्रॉल है यहाँ पे, और इसको ब्यूडोसिनाइड जो स्टेरॉइड है ओरल उसका कॉम्बिनेशन है, तो फोराकॉर्ट है 400, सुबह शाम देते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा और दिखा देते हैं आपको, ये फोराकॉर्ट का आपका एक और डायग्राम है। इसके अलावा एस्थेलिन का इनहेलर भी आएगा, मान लीजिए किसी को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो इनहेलर ले लीजिए। इनहेलर में भी जब आप एक पफ लेंगे तो 100 माइक्रोग्राम 200 माइक्रोग्राम, जितने पे उसको आराम आ जाएगा इतना आप उसको कंटिन्यू रखिए। दवा बंद करने के बारे में 6 मंथ के पहले नहीं सोचना होता। ये आपका ड्योलिन है, ड्योलिन का मतलब है कि यहाँ दो चीज हो गया है ना। ड्योलिन का मतलब दो चीज हो गया, तो मैंने कहा था अगर आपका एक से काम नहीं चल रहा है तो आप उसमें जैसे ब्रोंकोडायलेटर या बीटा 2 एगोनिस्ट से काम नहीं चल पा रहा है, इसमें आप एंटीकोलिनर्जिक्स भी ऐड कर दीजिए। एंटीकोलिनर्जिक क्या ऐड करेंगे, इप्राट्रोपियम। तो यहाँ पे वही मैंने कहा था, साबा और लाबा प्लस माइनस एंटीकोलिनर्जिक्स। तो ये जो आपका इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड है ये एंटीकोलिनर्जिक ही है। मैंने कहा था कि जो पैरासिम्पैथिक सिस्टम होता है वो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, तो अगर एंटी पैरासिम्पैथिक ड्रग कोई देंगे तो यहाँ पे ब्रोंको रिलैक्सेशन या ब्रोंको डायलेटेशन होगा, जो भी प्रॉब्लम होगी वो आपकी थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। इसी टाइप से अगर आप केवल इनहेलेशनल स्टेरॉइड देना चाह रहे हैं तो ब्यूडिसोनाइड के रेस्प्यूल्स आते हैं, आप इनको भी नेबुलाइजेशन मशीन में डाल के एरोसॉल में कन्वर्ट करके दे सकते हैं। एक बार फिर से हम लोग ट्रीटमेंट पार्ट को जल्दी जल्दी देख लेते हैं, फिर उसके बाद आज का लेक्चर खत्म करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा स्पायरोमेट्री नॉर्मल है, एट रिस्क है, तो रिस्क अवॉइडिंग, रिस्क को अवॉइड करेंगे, जैसे स्मोकिंग हटा देंगे। माइल्ड है तो कभी कभी जब सिम्टम आएगा तो साबा दे देंगे। मॉडरेट है तो लाबा दे देंगे, और प्लस माइनस एंटीकोलिनर्जिक्स मतलब इसको ड्योलिन दे दोगे आप, ठीक है। सीवियर सीओपीडी होगा तो अब आपको स्टेरॉइड ऐड करना पड़ेगा, जैसे मैंने ब्यूडोसिनाइड का आपको दिखाया था। इसके अलावा ओरल स्टेरॉइड भी दे सकते हो, प्रेडनिसोलोन एंड वाइसलोन। सीवियर सीओपीडी होगा तो अब आपको जो जो प्रॉब्लम्स आ रही होंगी वो मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन स्टार्विंग हो जाएगा तो ऑक्सीजन दोगे, मैकेनिकली वेंटिलेट करोगे, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर होगा तो उसको ट्रीट करोगे। मिथाइल ज़ैंथीन मैंने कह दिया कि बहुत पॉपुलर ड्रग होती है, जो कि डेरिफाइलिन नाम से आती है। तो मिथाइल ज़ैंथीन्स आपके फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर्स होते हैं, ये दोगे तो ब्रोंकोडायलेटेशन होगा। जैसे आप एमरीनोन मिलीनोन देते थे तो वेसोडायलेटेशन होता था, वैसे यहाँ पे ब्रोंकोडायलेटेशन होगा। तो डेरिफाइलिन टेबलेट 100 मिलीग्राम विद कंटेंट आपको दिखा दिया गया है। फॉस्फोडाइस्ट्रेज 3 मतलब आपका एमरीनोन मिलीनोन सीएचएफ में यूज करते थे, फॉस्फोडाइस्ट्रेज 5 वायग्रा है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में यूज करते थे। So that is all about COPD investigation and treatment, that is management. आप लोग चेक